Hello students, let us start with this simplex method. So first question is describe computational process of simplex method for the solution of maximization LPP, linear programming problem. Now this is very basic method for this operation search और आप लोगों ने क्या करना है, इसके स्टेप्स पहले रिटेन करने हैं और स्टेप्स को रिटेन करने के बाद फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल अक्सर पेपर में भी पूछा गया है, तो ऐसा नहीं सोचना आपने कि आर्टिकल नहीं करने हैं, तो आर्टिकल भी करना है और उसके बाद फिर इनके न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो ये सबसे पहला सबसे बेसिक जो मेथड है सो कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड। उसके बाद फिर इस सिंप्लेक्स मेथड को मॉडिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आगे हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 है आपका, अब एल आपको पता है, लास्ट टाइम हमने देखा था एल क्या होती है। ठीक है, तो उस एल को सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला काम, मेक अ राइट हैंड साइड ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स पॉजिटिव। खास ध्यान रखना आपने, आपको कंस्ट्रेंट्स आपको पता है जिनमें लेस देन इक्वल टू का साइन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता था जिन इक्वेशंस में, उन इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होते थे दे मस्ट बी पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर गलती से कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट नेगेटिव है तो आपने क्या करना, उस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से गुणा करके लेफ्ट और राइट साइड में उस कांस्टेंट को पॉजिटिव करना है, जिनको हम बी आई बोलते थे, अगर आपको ध्यान हो, स्मॉल बी आई। इफ़ एनी बी आई इज़ नेगेटिव देन मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन टू मेक इट पॉजिटिव, मतलब उस पूरी कंस्टेंट को माइनस साइन से गुणा करनी है। ठीक है जी, गुणा करने के बाद फिर क्या करना आपने, अगला स्टेप है आपका, मैं पीछे समझा चुका हूँ आपको ये। अगला स्टेप आपका ये है कि फिर आपने उन तमाम कंस्ट्रेंट्स को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप दो तरह के वेरिएबल डालेंगे, एक स्लैक वेरिएबल, एक सरप्लस वेरिएबल। ये मैंने बातें की थी पहले भी। स्लैक वेरिएबल वहाँ डालेगा जहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, और सरप्लस वेरिएबल वहाँ डालेगा जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। स्लैक मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या ऐड करें ताकि इक्वेशन इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और सरप्लस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि इक्वलिटी बन जाए। तो दूसरा हमारा टारगेट होगा यहाँ पे कि जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। स्टेप नंबर 3 जो है, लेट अस टेक एग्जांपल टू डिस्कस मेथड। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल I will discuss this method. So let us take the example. Maximize z equal to 3x1 plus 2x2 subject to constraint x1 plus x2 less than equal to 4, x1 minus x2 less than equal to 2 और x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आपको पता है। अब ये कंफ्यूज नहीं करना आपने, x1 का मतलब x है, x2 का मतलब y है यहाँ पे। तो ये सिंपली हमने सिंबल्स चेंज किए हैं। ये एक क्वेश्चन में लेके चला, छोटा सा क्वेश्चन, और पहले मैं सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके हम ग्रेटर देन इक्वल टू मिक्स करेंगे, उसके बाद इक्वल टू मिक्स करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लेस देन इक्वल टू के क्वेश्चन के। चलिए लेट अस स्टार्ट। क्या बोला मैंने, पहला स्टेप, सबसे पहला काम, जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट हैं ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्लियर कट, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज z इक्वल 3x1 प्लस 2x2। और ध्यान रखना है कि ये जो आप मेथड स्टडी कर रहे हैं, दिस मेथड इज ओनली फॉर मैक्सिमाइजेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इट शुड बी मैक्सिमाइजेशन। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, क्या किया हमने, पहली इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू का साइन है, ओरिजिनल वेरिएबल है आपके x1 एंड x2 जिनको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। लेस देन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ क्या किया हमने, प्लस x3। यहाँ क्या किया हमने, प्लस x4। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पीछे बातें डिस्कस की थी आपने, जितने भी वेरिएबल्स इंक्लूडिंग ओरिजिनल वेरिएबल्स आपके इस सिस्टम के अंदर बनेंगे, उन तमाम वेरिएबल्स को आपने हर इक्वेशन में मेंशन करना है। ठीक है, अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल है तो सही है, नहीं है तो उसके साथ आपने कॉस्ट जीरो लगानी है। ठीक है, देखो ज़रा, x1 प्लस x2, यहाँ आ गया प्लस x3 इक्वल टू बनाने के लिए। ठीक है, x4 नीचे ऐड किया था लेकिन इस इक्वेशन में x4 नहीं है तो उसको हमने लिया 0 इंटू x4। ये खास ध्यान रखना है कि हमने तमाम वेरिएबल्स को हर इक्वेशन में इन्वॉल्व करना है, इक्वल टू 4। उसी तरीके से दूसरी में x1 माइनस x2, x3 नहीं था यहाँ पे तो 0 x3 प्लस x4 इक्वल टू 2। एक्चुअली में हमारा जो मेन मोटिव है सिंपलेक्स मेथड में वो ये है
कि जितनी आपकी इक्वेशंस होंगी उतने ऑर्डर का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, और ये पक्का बनता है। और विदाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें, देखो ज़रा, यहाँ पर 1 0 0 1, और ये जो स्लैक वेरिएबल होते हैं ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स को जनरेट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितनी आपकी इक्वेशंस होंगी उतने आपके ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद अगला स्टेप, ये स्टेप मैं आपको यहाँ तो समझा रहा हूँ, पर आगे कमिंग क्वेश्चन में हम इस स्टेप को अवॉइड करेंगे। ठीक है, दिस स्टेप सेज कि जो आपकी इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट पहली रो में, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट दूसरी रो में। ठीक है, ये आ गया। ये मैंने बातें सारी पीछे की हैं, आपके पिछले वीडियो में डिस्कस की हैं। इनटू जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको आपने कॉलम में लिखना है, एंड फर्दर इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप, ये भी मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, हमने पीछे वीडियो में ये सारी चीज़ें की हैं। फिर क्या करना है आपने, यहाँ पर आपके जो बेसिक वेरिएबल हैं, बेसिक वेरिएबल कौन होंगे, जो आपके ओरिजिनल वेरिएबल हैं। ठीक है, उनको क्या करेंगे, हम जीरो पुट कर देंगे। जैसे इनको जीरो पुट करेंगे, इसकी जगह जीरो आ गया, इसको जीरो जीरो आ गया, और फिर इस मैट्रिक्स को गुणा करके सॉल्व करेंगे। ये जीरो जीरो रख दिया। जब इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू आएगी 4, x4 की वैल्यू आएगी 2। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल के लिए होगी, दूसरी वैल्यू जो दूसरे वेरिएबल के लिए होगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला स्टेप है, फिर आपने बनाना टेबल। अब टेबल बनाने के लिए ध्यान से देखना टेबल कैसे बनाना है। इसके कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4, 4 कॉलम बनेंगे फॉर एवरी क्वेश्चन। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, याद करना है, जब जो तीन क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। पहले कॉलम में लिखना आपने बेसिक वेरिएबल, दूसरे कॉलम में लिखना आपने सी बी को क्या बोलते थे हम, कॉस्ट वैल्यूज़, अगर आपको याद हो। फिर लिखना है एक्स बी होता है बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज़। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जितने आपके क्वेश्चंस के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उन तमाम वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर में आपने ऊपर लिखना है, x1 x2 x3 x4, और लास्ट कॉलम में लिखेंगे आप मिनिमम रेशो। ठीक है जी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 5 में क्या किया आपने, नॉन बेसिक वेरिएबल्स को जीरो पुट किया। नॉन बेसिक वेरिएबल मतलब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो वेरिएबल्स आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाते हैं, याद कर लो इस चीज़ को, जो वेरिएबल आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाते हैं उनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, और जो बाकी बचते हैं उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, नॉन बेसिक वेरिएबल्स को आपने जीरो किया, जीरो पुट करके बेसिक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अगले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 को अवॉइड करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ मेथड है इसलिए मेथड में समझाने के लिए मैं स्टेप करवा रहा हूँ, आगे इनको छोड़ देंगे हम सीधे ही, जैसे आपने ये कंस्ट्रेंट्स इक्वलिटी फॉर्म में लिखी, डायरेक्ट टेबल पे आ जाएंगे। तो टेबल क्या है, पहले कॉलम बेसिक वेरिएबल, देन सी बी मीन्स कॉस्ट वैल्यूज़, एक्स बी मीन्स बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज़, और उसके बाद जितने वेरिएबल आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबको यहाँ लिखना, और मिनिमम रेशो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बेसिक वेरिएबल होंगे वो हमेशा होंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो स्लैक वेरिएबल फर्स्ट टेबल में हमेशा बेसिक वेरिएबल होंगे फॉर एवरी क्वेश्चन। सी बी क्या करना है आपने, यहाँ पर ऊपर एक्स बी के ऊपर सी जे लिखा हुआ है, एक्स बी के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ सी जे लिखा हुआ, आप PDF देख सकते हैं। सी जे लिख के, ये फॉर एवरी क्वेश्चन सी जे लिख के एरो लगानी है। सी जे का मतलब जो आपकी कॉस्ट वैल्यू कौन सी, अगर आपको ध्यान हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x1 x2 की वैल्यूज होती है उनको बोलते थे कॉस्ट वैल्यूज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x1 x2 की वैल्यूज उनको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यूज। तो सी जे लिखा, x1 की कॉस्ट 3, x2 की कॉस्ट 2, ये 3 लिखा है, 2 लिखा है, x3 यहाँ पर नहीं है तो कॉस्ट 0, x4 की कॉस्ट 0। सी जे आएगा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3 x4 की कॉस्ट वैल्यूज़ हैं, कॉस्ट वैल्यू मतलब उनके साथ कॉन्स्टेंट लगे हुए हैं। सो इनको हमने यहाँ लिखना है फॉर एवरी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में सेम टेबल बनेंगे आपके। तो सी बी आ गया, सी बी मीन्स कॉस्ट वैल्यू ऑफ x3 एंड x4, इट इज़ ऑलवेज जीरो, फर्स्ट टेबल में इट इज़ ऑलवेज जीरो। एक्स बी होगा जो आपकी यहाँ x3 और x4 की वैल्यूज निकली, और ये वैल्यू हमेशा ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होंगे एज इट इज़ लिखेंगे हम फॉर एवरी क्वेश्चन। उसके बाद अगले टेबल में क्या करना है आपने, फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेकंड रो में। ठीक है जी, इतना हो गया। फिर उसके बाद निकालेंगे हम जेड, और जेड का फार्मूला है सी बी इंटू एक्स बी।
सी बी मतलब सी बी और एक्स बी को आपस में गुणा करना है, आमने सामने गुणा करके जो आएगा उसको जमा करना है, मतलब इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ, जो है उसको लिखा हमने यहाँ पे, इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ लिख दिया। इधर निकालना डेल्टा जे, ये एरो लगा के आपने लिखना डेल्टा जे। डेल्टा जे होता है फार्मूला सी बी एक्स बी माइनस सी जे। डेल्टा जे मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ये जो थोड़ा कट कट हो गया है, तो डेल्टा जे की वैल्यू होती है सी बी एक्स बी माइनस सी जे। इसका बोलने का मतलब ये आपका सी बी है और ये आपके एक्स जे हैं, फर्स्ट एक्स जे, दूसरा एक्स जे, तीसरा एक्स जे, चौथा एक्स जे। आपने बारी बारी से क्या करना है, इन सी बी को पहले x1 के कॉलम से गुणा करना है, आमने सामने इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ, जो आएगा उसमें से सी जे घटाना है, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग सी जे ऊपर वाला घटाना है। तो कैसे का 0 × 1 + 0 × 1 - 3 ये आ गया। फिर सी बी को दूसरे कॉलम से गुणा के, सी बी इंटू एक्स बी लिखा है, सी बी इंटू एक्स जे, नॉट एक्स बी, सी बी इंटू एक्स जे, इसको थोड़ा ठीक कर लें आप, सी बी इंटू एक्स जे, सी बी एक्स जे माइनस सी जे, ठीक है। तो सी बी को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सी बी को पहले पहले कॉलम से गुणा किया, इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ माइनस सी जे ऊपर वाला, सी जे है x1 का 3 -3। फिर दूसरा कॉलम पकड़ा, सी बी फिक्स है, सी बी को पहले कॉलम से फिर दूसरे से फिर तीसरे से फिर चौथे से, दूसरे से किया इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ, जो आएगा कितना है, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0 माइनस ऊपर वाला -2। फिर उसी तरीके से तीसरे कॉलम के साथ दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस ऊपर वाला, तो 0 × 1 0 0 0 0 0 -0 0। वैसे फिर सी बी को लास्ट कॉलम से गुणा किया, आमने सामने गुणा करना है, जमा करना और ऊपर वाला घटाना है। इनको बोलते हैं हम डेल्टा जे। ये है हमारे डेल्टा जे, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आगे, अब इसके जो स्टेप्स हैं, मतलब मेथड के स्टेप्स हैं वो बताएंगे यहाँ से। फिर क्या है, फिर क्या करना आपने, ये देखना कि अगर सारे डेल्टा जे आए पॉजिटिव या जीरो, ये सारी वैल्यू आई पॉजिटिव या जीरो, तो आपका क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, यहीं स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन यहीं खत्म होगा और इमीडिएट आपको वैल्यू मिल जाएंगी। वैल्यू कैसे मिलेंगी, जो एक्स बी की वैल्यूज होंगी दे आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स, और जो जेड की वैल्यू होगी दैट इज़ योर फाइनल आंसर। और अगर गलती से यहाँ पर एक भी नेगेटिव आ गया तो फिर आपको आगे बढ़ना है। देखो अगला स्टेप, नोट नंबर 1, इफ डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल 0 देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमम वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमम का मतलब आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है जी। ऑप्टिमम का मतलब वेदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मतलब डेल्टा जे अगर सारे पॉजिटिव आ गए या जीरो आ गए तो सोल्यूशन आपका यहीं स्टॉप हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, नोट नंबर 2, इफ फॉर एनी डेल्टा जे लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, नॉट इक्वल 0, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, all elements of that column are negative or 0, then solution will be unbounded, that is does not exist। बोलता है जो आपके डेल्टा जे नेगेटिव आए, जो डेल्टा जे नेगेटिव आए, अगर उनमें से किसी के भी कॉलम में, किसी के भी कॉलम में अगर कोई एंट्री नेगेटिव, सॉरी, अगर सारी एंट्री नेगेटिव या सारी जीरो या मिक्स हो जाए, नेगेटिव या जीरो हो जाएं, नेगेटिव या जीरो हो जाएं, देन दैट सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपने डेल्टा जे देखे, अगर कोई डेल्टा जे नेगेटिव आया, अगर किसी नेगेटिव डेल्टा जे में किसी एक में भी, चाहे इसमें आगे चाहे इसमें चाहे दोनों में आगे किसी एक में भी आकर, तो हमारा सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जो डेल्टा जे नेगेटिव आए उनके कॉलम्स की एंट्रीज अगर पूरी तरह से नेगेटिव या पूरी तरह से जीरो या पूरी तरह से नेगेटिव या जीरो होंगी, देन दैट सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। उसके बाद नोट नंबर 3, इफ एट लीस्ट वन डेल्टा जे नेगेटिव देन सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। डेल्टा जे अगर नेगेटिव आया तो सोल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होना और डज नॉट एग्जिस्ट में फर्क का ध्यान रखना है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब सोल्यूशन होगा नहीं उसके पास, और नॉट ऑप्टिमम का मतलब चांसेस हैं कि सोल्यूशन होगा, और आपको आगे बढ़ना है फिर। एंड वी प्रोसीड टू इम्प्रूव द सोल्यूशन इन स्टेप नंबर 6, और फिर हम आगे स्टेप नंबर 6 में बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, बी फाइंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर। ये स्टेप याद करो, याद होंगे तभी क्वेश्चन निकलेंगे तुम्हारे। फिर क्या करना हमने, उसका अगला कार्यवाही है हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर निकालना। कैसे निकालना, पहले निकालेंगे इनकमिंग। आप क्या करेंगे, जो डेल्टा जे नेगेटिव आए, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जे इन एक्स जे
विल बी द इनकमिंग वेक्टर। फिर जो आपने डेल्टा जे निकाले थे, ये निकाले थे, फिर इसमें देखना है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव में सबसे छोटी होगी, मोस्ट नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव में सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसका जो कॉलम होगा उसको बोलेंगे हम एंटरिंग वेक्टर। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जे इन एक्स जे विल बी इनकमिंग वेक्टर, एंटरिंग वेक्टर या इनकमिंग वेक्टर। और उस एंट्री को हम लगाएंगे एरो ऊपर की तरफ ऐसे, मार्क दिस एट दैट कॉलम। ठीक है, एंटरिंग वेक्टर मिल गया। फिर क्या करना, फिर निकालना अपने आउटगोइंग वेक्टर। अब आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकालना है, वी फाइंड मिनिमम रेशो ऑफ एलिमेंट एक्स बी by the corresponding positive element of incoming vector. This rule is called minimum ratio rule. फिर क्या करना आपने, जैसे ये इनकमिंग आ गया, आगे नेक्स्ट पेज में बताऊंगा आपको मैं क्या करना। आपने मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जो देखा, फिर उसको एरो लगानी ऐसे करके ऊपर की तरफ। इसका मतलब हुआ कि ये कॉलम आपका हो गया एंटरिंग कॉलम, एंटरिंग कॉलम। और इस एंटरिंग कॉलम का जो वेरिएबल होगा उसको बोलेंगे हम इनकमिंग वेक्टर। ठीक है जी। फिर क्या करना आपने, ये जो इनकमिंग वेक्टर का कॉलम आया, इनकमिंग वेक्टर का ये जो कॉलम आया, इस कॉलम की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंट्री से आपने एक्स बी को डिवाइड करना है। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं मिनिमम रेशो। और डिवाइड करके जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड करके लिखेंगे यहाँ पे, जो भाषा ये लिखी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वी फाइंड मिनिमम रेशो ऑफ एलिमेंट एक्स बी के एलिमेंट्स को क्या करना है, जो आपका इनकमिंग वेक्टर था उसके कॉलम से डिवाइड करना है एक्स बी बाई द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ इनकमिंग वेक्टर। और इस रूल को हम बोलते हैं मिनिमम रेशो रूल। उसके आगे करना फिर नोट, द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम रेशो। जब आगे आगे बताऊंगा, इनकमिंग ऐसे गया और आउटगोइंग ऐसे निकल गया, जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा आपका की एलिमेंट। उसको बोलते हैं की एलिमेंट, के ई वाई, की एलिमेंट, या फिर पाइवोट, पी आई वी ओ टी, पाइवोट एलिमेंट। फिर क्या करना है, रिप्लेस इनकमिंग बाई आउटगोइंग। फिर इनकमिंग को आउटगोइंग से रिप्लेस करना है बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और रो ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं वो आपको पता है सारे। ठीक है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको। ये टेबल आपने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, बेसिक वेरिएबल सी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, मिनिमम रेशो जो फर्स्ट टेबल था आपका, ये बड़ा फर्स्ट टेबल एज इट इज़ मैं वापस ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। और जितने भी अपने आप स्टेप किए हैं आप उन स्टेप्स को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बेसिक वेरिएबल क्या थे, एक्स बी सॉरी एक्स थ्री एक्स फोर, कॉस्ट वैल्यू आ गई 0 0, एक्स बी की वैल्यू की 4 2, पहली रो में पहली क्वेश्चन के ऑप्शन, दूसरी रो में दूसरी क्वेश्चन के ऑप्शन। ठीक है, इधर आ गया मिनिमम रेशो। अब लगाते हैं स्टेप। क्या स्टेप था, सबसे पहले मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ। सबसे पहले निकालना जेड, जेड होता है सी बी इंटू एक्स बी, आमने सामने की गुणा, गुणा करके किया जमा, जो जमा करके आया वो आ गया जेड। फिर निकालना अपना डेल्टा जे, डेल्टा जे का फार्मूला क्या था, सी बी एक्स जे माइनस सी जे, मतलब सी बी को हर एक एक्स जे से गुणा करना है, गुणा करके जमा करना, जमा करके ऊपर से सी जे घटाना है। देखो इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ, जो आया उसमें से इसको घटाना, तो कितना आ गया -3। फिर सी बी को दूसरे कॉलम से गुणा किया, इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ, ऊपर बड़ा घटाया, ये आ गया -2। फिर इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, जमा किया है 0, ऊपर बड़ा घटाया 0, ये आ गया 0। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, ये आ गया 0। तो ये आपके पास पिछला टेबल बना तो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। फिर क्या बोला था, फिर इस डेल्टा जे में देखना कि अगर सारे डेल्टा जे आगे पॉजिटिव देन सिस्टम हैज़ सोल्यूशन, और हम वही स्टॉप हो जाएंगे। अगर इसके डेल्टा जे आए नेगेटिव तो फिर क्या करना है, उन नेगेटिव डेल्टा जे की कॉलम्स को आपने चेक करना कि सारी एंट्रीज नेगेटिव या जीरो तो नहीं है। अगर एक भी कॉलम की एंट्री नेगेटिव या जीरो आ गई तो उसको वहीं स्टॉप कर देना, सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। और तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर डेल्टा जे नेगेटिव आते हैं और उनके कॉलम्स जो हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव या जीरो नहीं हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, फिर क्या करना, हमने इसमें से देखना मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे, मोस्ट नेगेटिव मतलब नेगेटिव में जो सबसे छोटा होगा, फिर उसको लगानी है एरो ऐसे ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं हम इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर मतलब ये एरो जिस कॉलम में लगी उस कॉलम का जो वेरिएबल है उसको बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर। फिर अगला स्टेप क्या लिखा हमने, जो इनकमिंग वेक्टर का कॉलम है उस कॉलम की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंट्रीज से आपने एक्स बी को डिवाइड करना है। 4/1 वो लिखना मिनिमम रेशो में, 2/1 तो
तो 4 आ गया, 2 आ गया, फिर मिनिमम रेशो मतलब इसमें से मिनिमम कौन है, 2 मिनिमम आया। तो जो मिनिमम रेशो वाली रो होगी वो होगी आपकी आउट गोइंग वेक्टर, उसके ऊपर एरो लगानी ऐसे, इधर को ऐसे लगानी, ठीक है। इनकमिंग की एरो ऐसे लगाई, आउट गोइंग की एरो ऐसे लगानी। इसका मतलब ये रो बाहर हो रही है, ये रो का मतलब चलते गए चलते गए चलते गए यहाँ पहुँचना आपने। इसका मतलब ये बेसिक वेरिएबल जो है वो बाहर हो रहा है। अब जो अगला टेबल बनेगा उसमें क्या होगा, जो बाहर हो रहा है वेरिएबल उसकी जगह आएगा इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग कौन है, x1। तो x3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो x3 एज इट इज़ रहा, ठीक है जी, x3 एज इट इज़ रहा। और x1 जो है वो x4 की जगह एंटर करके, तो x4 की जगह x1, ये एरो लगा दिया अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब ये इनकमिंग है, तो इस x4 की जगह आ गया x1। इतना हो गया। उसके बाद अगला स्टेप फिर x3 की कॉस्ट 0, x1 की कॉस्ट कितनी है 3, ये ऊपर। अब x1 की कॉस्ट 3 तो यहाँ पर 3 आगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये कॉस्ट वैल्यू हम हमेशा हर टेबल में बार बार लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप, ये इनकमिंग वेक्टर, ये इनकमिंग वेक्टर, ये आउट गोइंग। इनकमिंग और आउट गोइंग आपस में जहाँ मिल रहे हैं उसको बोलेंगे हम की एलिमेंट, उसको करना रेक्टेंगल ऐसे करके, ठीक है। इनकमिंग और आउट गोइंग इनको करना है रेक्टेंगल, ये बन गया आपका की एलिमेंट। फिर क्या करना है आपने, अगला स्टेप क्या है, ये इनकमिंग है, आउट गोइंग वेक्टर x4, ये है x4, तो यहाँ पर आउट गोइंग वेक्टर हो गया x4, ये बाहर की तरफ, नीचे की तरफ एरो लगानी। फिर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि ये जो आउट गोइंग वेक्टर है ये आपने हमेशा इनकमिंग के ऊपर लेके आना है, मतलब 1 की जगह बनाना है 0, 1 की जगह बनाना है 1। मैं फिर रिपीट करूँ, जो आउट गोइंग है ये इनकमिंग की जगह लेके आना है, मतलब 1 की जगह बनाना है 0, उसकी जगह बनाना है 1। तो यहाँ पर 1 बना ही हुआ है, यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 1 पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस रो को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस रो को अगर एलिमेंट एज इट इज़ बना तो फिर कोई छेड़खानी नहीं करनी, उस रो को हमने एज इट इज़ लिखना है। तो हमने क्या किया, 2 1 -1 0 एंड 1, 2 1 -1 0 1 नीचे वाले टेबल में एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब ये जो की एलिमेंट था ये उठ के आ गया यहाँ पे। एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि जो आउटगोइंग वेक्टर होंगे वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही कोई ना कोई कॉलम होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आउटगोइंग वेक्टर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही कॉलम होगा, और जो ऑपरेशन डिसाइड करेगा वो की एलिमेंट करेगा, और अप्लाई वो पूरी रो के ऊपर होगा। अब की एलिमेंट आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं जो शब्द क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या करना है, ये 1 तो एज इट इज़, ये 1 तो 1 बन गया। अब इस 1 की जगह 0 बनाना है, ये बोला ना, आउट गोइंग को इनकमिंग की जगह लिखाना, मतलब इस 1 की जगह 0 बनाना है। तो जो की एलिमेंट है वो करेगा ऑपरेशन डिसाइड, की एलिमेंट ऑपरेशन डिसाइड करता है, और जो वो ऑपरेशन अप्लाई डिसाइड करता है वो ऑपरेशन पूरी रो के ऊपर अप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। एंड दिस इज सेम फॉर एवरी क्वेश्चन। अब देखो ज़रा, ये की एलिमेंट है, इसको हमने 0 बनाना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस की एलिमेंट को मैं किस से गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, इसको मैं किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, बोलो -1 है ना। इसको -1 से अगर गुणा करूँ तो इसमें जमा करके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑपरेशन का डिसाइड हुआ कि -1 से गुणा करनी है, तो इस पूरी रो को -1 से गुणा करनी है, और गुणा करके जो आएगा उसको इसमें जमा करना है, जमा करके जो आएगा, अब क्योंकि फर्स्ट रो है तो उसको यहाँ लिखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एलिमेंट ऑपरेशन का डिसाइड किया, इसको -1 से गुणा करना है, तो इसका मतलब इस पूरी रो को -1 से गुणा करना है, और गुणा करके जो आएगा उसको इस रो में जमा करना है कॉरस्पॉन्डिंगली, जमा करके जो आएगा उसको हमने निचले वाले टेबल में यहाँ लिखना है, ठीक है। देखो ज़रा कैसे, इसको क्या किया हमने, -1 से गुणा किया, तो -2 + 4 2 -2 सॉरी -1 + 1, -1 से गुणा करना है, -1 + 1 0, इसको किससे गुणा किया, -1, तो -1 × -1 +2 +1 हो गया, ऊपर +1 2, इसको -1 से गुणा किया 0 0 + 1 इज़ 1, इसको -1 से गुणा किया तो -1 -1 + 0 इज़ -1। इस पूरी रो के हर एक एलिमेंट को -1 से गुणा करना है, गुणा करके इस रो के हर एक एलिमेंट में जमा करना, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। अब आपके पास एक नया टेबल बन गया, और इस टेबल के ऊपर आपने फिर राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाना, और ये तब तक करना जब तक कि सारे डाटा जे पॉजिटिव ना आ जाए, ठीक है जी। फिर दोबारा से कोई प्रोसीजर, जेड निकालना, जेड कैसे निकालते थे, सी बी को एक्स बी से गुणा करना है, सामने सामने गुना करना और जमा करना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 6, जो आएगा उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब डेल्टा से निकालना, तो डेल्टा से निकालने के करना,
सी बी को पहले पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, फिर चौथे कॉलम से गुणा करना। इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 3 माइनस सी जे, ये घटाना ऊपर, माइनस सी जे कितना हो गया 0। फिर इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ -3, -2 हो गया -5। फिर इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, ऊपर वाला -0 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, सॉरी इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 3 -0, ये आ गया 3। ठीक है, डेल्टा जे निकल गया। फिर दोबारा ये नेगेटिव आ गया, अगर सारे पॉजिटिव आए थे तो हमने यही स्टॉप हो जाना था। तो ये नेगेटिव आ गया, तो जो नेगेटिव आया उसको लगाई हमने एरो ऊपर की तरफ। ठीक है, अब कौन सा डेल्टा जे? सेकंड डेल्टा जे। सेकंड डेल्टा जे मतलब x2 अब एंटर कर रहा है आपका, अब इसके अनुसार x2 एंटर कर रहा है। फिर अगला स्टेप क्या बोला था? जो कॉलम एंटर कर रहा है उस कॉलम की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनसे आपने सी एक्स बी को डिवाइड करना है। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू एक ही है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ना नेगेटिव से डिवाइड करना है ना जीरो से डिवाइड करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है? 2। तो इस 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। ये 2/-1 नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव एंट्री से डिवाइड नहीं होगा, तो इसकी जगह आ गया डैश। इसका मतलब ये एंट्री खत्म हो गई, तो बची एक ही एंट्री। तो जो एक बची वही आपकी मिनिमम रेशो, और वो होगी आपकी आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग मतलब x3 हो गया 12। ठीक है, अब देखो कौन एंटर किया? x2। बाहर कौन हुआ? x3। तो इस x3 जगह कौन आ गया? x2। x बन रहा एज इट इज़। अब x2 की कॉस्ट कितनी है? 2, ये लिखिए ऊपर। x1 की कॉस्ट कितनी? 3, ये तो चली हुई है। ठीक है, अब इनकमिंग वेक्टर था आपका ये, आउटगोइंग आया ये, तो इनकमिंग और आउटगोइंग की इंटरसेक्शन ये आ गया 2, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको करते हैं हम रेक्टेंगुलर। कहने का मतलब ये बन गया की एलिमेंट। ठीक है, अब बाहर कौन हुआ था आपका? x3। x3 का मतलब ये बड़ा कॉलम 1 0, ये बड़ा कॉलम बाहर हुआ। तो बाहर हुआ मतलब ये हो गया बाहर नीचे की तरफ, आउटगोइंग मतलब नीचे की तरफ, इनकमिंग अंदर की तरफ। अब अगला टारगेट क्या है? ये जो आउटगोइंग है इसको हमने इनकमिंग की जगह लेके आना है। ये सेम स्टेप है फॉर एवरी क्वेश्चन। मतलब इस 2 का बनाना है 1, इस -1 का बनाना है 0। मैंने क्या बोला था? जो की एलिमेंट है वो ऑपरेशन डिसाइड करता है, और डिसाइड करके जो आता है वो पूरी रो के ऊपर अप्लाई होता है। ऊपर क्या था? ऊपर की एलिमेंट 1 बना ही हुआ था, तो इसलिए हमने उसके साथ छेड़खानी नहीं की थी। अब यहाँ पर की एलिमेंट आ गया 2, तो इस 2 का क्या बनाना है? 1। इस 2 की जगह 1, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या डिसाइड किया इसने? 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? जो ऑपरेशन ये डिसाइड करेगा पूरी रो के ऊपर अप्लाई होना है। तो इसको 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट को अपने 2 से डिवाइड करना। इसको 2 को डिवाइड किया तो आ गया 1, लिखना नीचे। जो आप ऑपरेशन अप्लाई करके सॉल्व करके नए टेबल में लिखनी है एंट्रीज। तो हमने ऑपरेशन डिसाइड किया कि इसको 2 से डिवाइड करना, तो 2/2 1, 0/2 0, 2/2 1, 1/2 1/2, -1/2 -1/2। अब की एलिमेंट ये था, अब नए टेबल में आ गया ये। ठीक है, ये आ गया नए टेबल में। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? अब अगला टारगेट क्या है? इस -1 का बनाना है 0, इस -1 का 0 बनाना है। अब देखो मैं फिर से वही स्टेप बोल रहा हूँ, इसको मैं किससे गुणा करूँ? इस एंट्री को, इसको मैं किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए? 1 से। इसको अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो इसमें जमा करके 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन का डिसाइड हुआ, इस पूरी रो को 1 से गुणा करो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एलिमेंट ऑपरेशन डिसाइड करता है, अप्लाई वो पूरी रो के ऊपर होता है। ऑपरेशन डिसाइड हुआ, इसको 1 से गुणा करो। ठीक है, और अप्लाई होगा पूरी रो के ऊपर। मतलब इस पूरी रो के हर एक एलिमेंट, सी बी को छोड़ के ध्यान रखना, सी बी को नहीं मल्टीप्लाई करना, एक्स बी से मल्टीप्लाई यहाँ से स्टार्ट होगा फॉर एवरी क्वेश्चन। इस रो को 1 से गुणा करो, गुणा करके जो आएगा उसको इस रो में ऐड करो जिसको हमने 0 बनाना था। इसमें ऐड करके जो आएगा उस एंट्रीज को अगले टेबल में लिखना है। तो क्या किया? इसको 1 से गुणा किया, 1 + 2 3, 0 + 1 1, 1 + -1 0, है ना? 1/2 + 0 is 1/2, -1/2 + 1 is 1/2, है ना? -1/2 + 1 is 1/2। बस फिर दोबारा से राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। जेड निकाला, आमने सामने किया गुणा, 2 × 1 + 3 × 3 9 हो गया 11। अब डेल्टा जे निकालना, तो डेल्टा जे निकालने के लिए जो सी बी है उसको पहले कॉलम से गुणा करो। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस ऊपर वाला 0 हो गया। इसकी गुणा इसके साथ 2, इसकी गुणा इसके साथ 0, माइनस ऊपर वाला 0, इसकी गुणा इसके साथ 1, इसकी गुणा इसके साथ 3/2, 3/2 + 1 is 5/2, -0 is 5/2। इसकी गुणा इसके साथ -1, इसकी गुणा इसके साथ 3/2, 3/2 - 1 is 1/2, 1/2 -0 is 1/2। तो आपके पास आ गया ये फाइनल टेबल।
अगर आप ध्यान दें तो फाइनल टेबल में आपके पास एंट्री सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल 0 आ चुकी हैं। एवरी एंट्री इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, इफ एवरी एंट्री इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो सोल्यूशन स्टॉप्स। तो फाइनली वी हैव द आंसर मैक्सिमम z इक्वल टू 11, जो z की वैल्यू होगी दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, z इक्वल टू 11। x2 की वैल्यू आ गई 1, ये xv की जो वैल्यू होंगी दे आर द वेरिएबल वैल्यू, x2 की वैल्यू आ गई 1, x1 की वैल्यू आ गई 3। अब आपने वेरीफाई करना है कि वाकई आंसर सही है। ये जो z11, तो आप कुछ नहीं करो, x1 और x2 उठाओ, जो आपका क्वेश्चन में ओरिजिनल z है उसमें पुट करके देख लो, पुट करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। ये पुट करके देखा गया तो वेरीफाई हो गया इसका, दिस इज ट्रू। सो दिस इज़ द मेथड। ठीक है जी, थैंक यू। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूँ और बाकी मैं फिर अगले क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू।